हाँ भाई, अपना जो टॉपिक है लेसन नंबर 11, वर्क। ठीक है, तो वर्क क्या होता है कोई बताएगा? वर्क हिंदी में बोलते हैं उसको काम। ठीक है, वर्क यानी कार्य। तो होता क्या है वर्क? नहीं, काम होता क्या है? ठीक है, सही है। हाँ भाई, ऑनलाइन वो तो एसिमिलेशन होता है। देखो रट्टाफिकेशन मत करो, ये एक जनरल टॉपिक है। जो ये वही चीज है, मैंने आप लोगों को ये बताया था कि साइंस एक वो चीज है जो अपन दैनिक जीवन में काम में लेते हैं। हाँ, कौन बताएगा? जी, कार्य क्या होता है वर्क? बोलो। हाँ, ठीक है, जैसे देखो, आई एम टीचिंग यू दिस टाइम। ठीक है, एम आई वर्किंग? दिस टाइम आई एम नॉट वर्किंग। चलो, वर्क के बारे में मैं आपको बताऊंगा डिटेल में, घुमा फिरा कर ये कैसे भी हो आपके फंडामेंटल क्लियर करूंगा। सबसे पहले है कि वर्क का मतलब क्या है। अलग अलग लोगों की अलग अलग धारणा है। जैसे कि एक स्टूडेंट पढ़ रहा है तो वो बोल रहा है क्या कर रहे हो, क्या काम कर रहे हो? ठीक है, तो पूछने लगे व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग वर्क? ठीक है, तो बोला आई एम रीडिंग या आई एम स्टडिंग, कि मैं पढ़ रहा हूँ। ठीक है, तो ये तो कह दिया कि हाँ मैं एक काम कर रहा हूँ। क्या काम कर रहे हो? पढ़ रहा हूँ। कोई ये बोले क्या कह रहे हो, क्या कर रहे हो? सो रहा हूँ। कोई कोई काम कर रहे हो? नहीं, कुछ काम नहीं कर रहा हूँ, सो रहा हूँ। कई लोग तो ये कहते हैं हाँ एक काम, सोने का काम कर रहा हूँ। लेकिन रियल में ये वर्क में नहीं आते हैं। ठीक है ना, ये चीजें वर्क में नहीं आती है। साइंस की लैंग्वेज में वर्क अलग होता है और रियल में वर्क उसे ही कहते हैं। ठीक है, तो अभी बताऊंगा, देखो कि वर्क है वो बेसिकली, जनरली जो वर्क है वह दो टाइप का होता है। ठीक है, जनरली जो वर्क है वो दो प्रकार का होता है। एक है फिजिकल एंड मेंटल वर्क। पहला है फिजिकल एंड मेंटल वर्क। सेकंड है मैकेनिकल वर्क। ठीक है, सेकंड वर्क कौन सा है? मैकेनिकल वर्क। मैकेनिकल वर्क ये आपके जो बुक है उसके अंदर पूरा का पूरा जो चैप्टर है ये स्केटर्ड है। इसको मैं सिस्टमेटिक करवा रहा हूँ आप लोगों को, समझिए। पूरी ये जो कुछ देखिए मैंने एकदम से स्केटर्ड बिखरा हुआ है पूरा का पूरा एक चैप्टर। सिस्टमेटिक बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन एग्जाम में कैसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वहां दिक्कत हो जाएगी। इसलिए मैंने जो चैप्टर नोट्स वगैरह भी इसके प्रोवाइड करवाए वो एकदम सिस्टमेटिक है, तो अच्छा रहेगा। नोट्स से पढ़ लेना बहुत अच्छा रहेगा। तो इसको देखो, जैसे जैसे वो बुक की यहाँ पर बोर्ड पर करा रहा हूँ उसकी हेडिंग भी लिखते रहो, ताकि आपको आपके जो टॉपिक है वो सिस्टमेटिक आते रहे। तो देखो, पहले है फिजिकल वर्क। ठीक है, फिजिकल वर्क में जैसे कि पुलिंग द रोप, जैसे कि आप रस्सी खींच रहे हो। ठीक है, रस्सी खींच रहे हो, जैसे कुएं में से पानी निकाल रहे हो। पुशिंग द वॉल, धक्का दे रहे हो किसको? दीवार को। ठीक है, पुशिंग द चेयर, चेयर को हटाया दूसरी जगह। प्लेइंग द क्रिकेट, ये सारे के सारे इसमें आ गए, फिजिकल वर्क में आ गए। फिर उसके बाद में नेक्स्ट है मेंटलिंग वर्क। मेंटलिंग वर्क के अंदर जैसे कि वॉचिंग द टीवी, ठीक है, लिसन द सॉन्ग, रीड स्टडिंग ऑन द चेयर, चेयर पे बैठ के क्या कर रहे हो आप? स्टडी कर रहे हो। तो ये सारे के सारे किस में आ गए? मेंटली वर्क में आ गए। तो पहला टॉपिक हो गया फिजिकल एंड मेंटल वर्क, क्लियर। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आता है मैकेनिकल वर्क। मैकेनिकल वर्क वो होता है जिसमें हम अपने बॉडी की मसल्स का यूज करते हैं, जैसे कि क्लाइंबिंग और स्टेयर, सीढ़ियों पर चढ़ना। ठीक है, वो भी क्या एक मैकेनिकल वर्क है। इसी प्रकार से किसी सामान को ले जाना, जैसे कि आपके हाथ में कोई लगेज है, कैरिंग द लगेज। तो आपके हाथ में कोई सामान है, उस सामान को उठा करके दूसरी जगह आपने रख दिया। ठीक है, दैट इज ए मैकेनिकल वर्क।
ठीक है, इसे आप क्या कहोगे, मैकेनिकल वर्क। हिंदी में बोलते हैं यांत्रिक कार्य। क्लियर। तो ये जनरली वर्क के बाद को कैटेगराइज किया गया है, लेकिन साइंस की लैंग्वेज में वर्क एक अलग ही तरीके की लैंग्वेज है। ठीक है, अब देखो कि वास्तव में वर्क होता क्या है साइंस की लैंग्वेज में। अब क्या ये तो वर्क को जनरली कैटेगराइज किया है, साइंस ने इसको कैटेगराइज किया कि इस टाइप का हर सब्जेक्ट के अंदर वर्क को, हर तरीके से वर्क को इस तरीके से कैटेगराइज किया है। अब साइंस की लैंग्वेज में देखो क्या होता है कि ये कह दिया, जैसे कि इसको आप ऐसे समझ लो कि दिस टाइम आई एम टीचिंग यू, आई एम डिलीवर्ड माई स्पीच, मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, मैं स्पीच दे रहा हूँ। कैन आई वर्किंग, या फिर ये कहते हैं एम आई वर्किंग, नो आई एम नॉट वर्किंग। अब क्यों इसमें हम वर्क क्यों नहीं कर रहे हैं, इसका मीन समझो कि इस समय मैं वर्क क्यों नहीं कर रहा हूँ। यू आर लिसनिंग माई स्पीच, यू आर स्टडिंग, ठीक है, बट यू आर दिस टाइम यू आर नॉट वर्किंग, आप कोई कार्य नहीं कर रहे हो। और ठीक है, अकॉर्डिंग टू साइंस, साइंस के अकॉर्डिंग आप कोई काम नहीं कर रहे हो। अब देखो होता क्या है कि वर्क वो होता है कि जिसमें हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाते हैं, और फोर्स लगाने के बाद में उसमें डिस्प्लेसमेंट अगर हो तो उसे हम क्या कहते हैं, वर्क कहते हैं। कि कोई भी ऐसी चीज जिसमें हमारा फोर्स लगाना भी जरूरी है और उसके साथ क्या हो, डिस्प्लेसमेंट होना भी जरूरी है, उसे हम क्या कहेंगे, वर्क कहेंगे। तो वर्क W, ठीक है। तो वर्क का मतलब जैसे कि ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये कोई बॉक्स है, इस बॉक्स का वेट कुछ भी होगा और हमने इस पर F फोर्स अप्लाई किया, फोर्स को क्या किया हमने, अप्लाई किया। तो फोर्स अप्लाई करने पर ये किधर जाएगा, डिस्प्लेस किधर होगा, इधर होगा या नहीं होगा, होगा ना। तो इस प्रकार माना कि हमने जब इस पर फोर्स अप्लाई किया तो यह डिस्प्लेस होकर इतनी डिस्टेंस तक इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया, इसका डिस्प्लेसमेंट इस डिस्टेंस तक हो गया। तो इसका मतलब हम क्या कहेंगे कि आई एम वी आर वर्किंग, और कितनी डिस्टेंस तक, एस, इतनी डिस्टेंस तक इसका क्या हो गया, इसमें मूवमेंट हो गया। जैसे कि एक कोई टेबल है, इधर देखो एक टेबल है, इस टेबल को हमने फोर्स लगाया क्योंकि विदाउट फोर्स द वर्क इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, फोर्स नहीं लगाओगे तो किसी भी ऑब्जेक्ट में डिस्प्लेसमेंट होगा क्या, नहीं होगा, वो मूव कर ही नहीं सकती। तो जब हमने उस टेबल पर फोर्स लगाया तो हमने फोर्स लगा करके उसको खिसकाते हुए दूर ले गए, तो उसमें कुछ मूवमेंट हुआ या नहीं हुआ, कुछ डिस्टेंस उसने कवर किया नहीं की, तो वो क्या हो गया, वर्क हुआ। तो हम क्या लिख सकते हैं, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू, वेरी गुड, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो W इज इक्वल टू F इनटू S। तो ये हो गया वर्क का फॉर्मूला। वर्क का फॉर्मूला क्या हुआ, F इनटू S, यानी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्लियर, आ रहा है क्या समझ में। तो वर्क इज इक्वल टू क्या हो गया, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब आगे देखो, हाँ भाई, ऑनलाइन स्टूडेंट्स आ रहा है समझ में। यस सर। चलो अब देखो कि अब इसकी डेफिनेशन क्या होगी। ठीक है, बोलो भाई क्या हो सकती है डेफिनेशन। बोलो बोलो, जैसी आ रही है बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, बोलो। वेरी गुड, सही है। हाँ, और कोई, मुस्कान। यस सर। हाँ, वर्क की डेफिनेशन बना सकते हो। The product of force and displacement is called work.
ठीक है, तो देखिए अब अपन बात करते हैं कि एक्चुअल में वर्क की डेफिनेशन। देखिए वर्क की डेफिनेशन कैसे भी हो सकती है कि देखिए when we apply the force on any object, when we apply the force on any object, it can displace, it is work, clear? या फिर the work is done, it ठीक है when we apply that force on any object and it can displace। तो कैसे भी करके इसकी लैंग्वेज, इसकी डेफिनेशन आप बना सकते हो। देखा जाए तो बहुत सिंपल है, कहने का मतलब है कि लैंग्वेज हमें इतनी बनानी है कि जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर हम फोर्स लगाते हैं तो उसमें क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होता है, और उसे ही हम क्या कहते हैं, वर्क कहते हैं, उसे ही हम वर्क कहते हैं। क्लियर? फिर उसके बाद देखो, अब मान लो ये तो क्या हो गया, एफ फोर्स लगाया, ठीक है, और एफ फोर्स लगाया तो एफ इक्वल टू क्या होता है, एमजी होता है, नहीं होता? ये नाइन्थ में पढ़े हुए हो आप लोग, ग्रेविटेशन का चैप्टर में पढ़े हुए, नहीं हो गया? फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, तो F इक्वल टू ma न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में करवाया था, फिर ग्रेविटेशन में A की जगह G करवाया था, तो F इक्वल टू होता है mg। ये चीज मैंने 9th में करवाई थी। तो माना कि ये क्या है कि F के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ है, नहीं हुआ? हो रहा है ना, कि जिसमें क्या हो रहा है, F और S A की डायरेक्शन में जिधर हमने फोर्स लगाया उधर ही क्या हुआ, इसमें डिस्प्लेसमेंट हुआ। लेकिन कई बार ऐसी कंडीशन भी हो जाती है कि F और S के बीच में एक एंगल बन जाता है कि हम फोर्स लगा रहे हैं अलग डायरेक्शन में, ठीक है, इसके बीच में कितना एंगल है, 0 डिग्री है, नहीं है भाई, जिधर फोर्स लगाया उतना ही उधर ही क्या है, इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ, ठीक है। तो इस तरीके से बनाया नहीं बना, ये देखो ये फोर्स लगाया, ये डिस्प्लेसमेंट हुआ। लेकिन कई बार ऐसी कंडीशन भी हो जाती है कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाते हैं तो उसका डिस्प्लेसमेंट अलग डायरेक्शन में होता है, तो यानी उसके बीच में एक थीटा एंगल हो जाता है। तो कुछ इस तरीके का देखो, जैसे एग्जांपल कोई लिख सकते, बता सकते हो क्या? जैसे कि टॉय, बच्चा जो खिलौना नहीं खेलते हैं क्या, तो बच्चे खिलौने खेलते हैं, तो देखो खिलौने के साथ खेलते हैं तो क्या करते हैं, एफ फोर्स इधर अप्लाई करते हैं, नहीं करते भाई, यूं तो चलाते हैं उसको, और खिलौना जो है वो किधर हो रहा है, डिस्प्लेस किधर होगा, ये ऐसे तो ना वो हवा में उड़ के उसके साथ आएगा, चलता तो वो जमीन पर है, और रस्सी यूं रहती है, तो वो क्या करता है, उस रस्सी को यूं खींचता है, लेकिन खिलौना क्या करता है, इससे। तो इसका मतलब इसके बीच में कितना एंगल हुआ, थीटा एंगल, थीटा एंगल हुआ ना। अब आपको पता है कि यह एक राइट एंगल हुआ, ठीक है, और इसमें ये है बेस, ये है हाइपोटेनियस, और बेस अपॉन हाइपोटेनियस क्या होता है, cos थीटा, क्या होता है, cos थीटा। तो आप इसमें लिख सकते हो 1 इक्वल टू f into s cos थीटा, वर्क इक्वल टू f into s cos थीटा। ये हो गया आपका वर्क के बारे में टॉपिक कंप्लीट। तो ये हाँ सर, हाँ नमस्कार, बोलो। हेलो हाँ बोलो। सर, एक बार वो राइट एंगल वाला पॉइंट समझ में नहीं आया। कौन सा? राइट एंगल वाला। भाई एक राइट एंगल बन रहा है, नहीं बन रहा है, देखो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, नहीं बन रहा है? अच्छा, हाँ है ना, ये क्या है, थीटा, तो हाँ ये बेस हुआ, हाँ और 90 डिग्री हाँ, का ये हिस्सा, ये क्या है, हाइपोटेनियस, और ये क्या है, बोलो, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर, ये हुआ परपेंडिकुलर। तो आपको पता है कि इसमें दो ही चीज काम में आ रही है, बेस और हाइपोटेनियस। तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस बराबर क्या होता है, cos थीटा ही होता है, ठीक है ना। तो इसलिए हमने इसकी कौन सी वैल्यू ली है, cos थीटा की वैल्यू ली है। क्लियर? तो ये हो गया वर्क का फॉर्मूला हुआ वो F into S cos थीटा। क्लियर? तो सर वर्क का फॉर्मूला फिर F इंटू एस कोस थीटा ही लिखना है क्या? नहीं, अभी बताऊंगा मैं, अभी देखो कई फॉर्मूले आएंगे, तो अभी तो इसका एग्जैक्ट फॉर्मूला क्या लिखना है, तो रुको, भी तो मैं
और आगे कैटेगराइज कर रहा हूँ, अभी कंप्लीट नहीं हुआ टॉपिक। अभी इसको मैं थोड़ा सा और आगे बताऊंगा। इसमें कई कंडीशन और अप्लाई होगी कि कहां पर cos थीटा लागू होता है, कहां पर f इनटू s लागू होता है, ये चीज मैं आपको बताऊंगा। अगर एग्जाम में पूछ ले तो आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो, चाहो तो ये भी लिख सकते हो, और दोनों ही लिख लो तो और भी बेटर रहेगा, ठीक है ना। अगर एग्जाम, हाँ नहीं सर ठीक है फिर। इस बार वर्क के बारे में पूछा जा सकता है क्योंकि एनर्जी वाला टॉपिक है वो हटा दिया है आपके, तो हर बार एनर्जी में से ही पूछते थे। इस बार शायद हो सकता है कि वर्क वाला टॉपिक है वो ज्यादा मार्क्स का पूछा जा सकता है, इसलिए वर्क वाला आप लोग अच्छी तरीके से इसको मेमोराइज कर देना। तो अब आगे देखिए, ये डायग्राम वगैरह बना दिया आप लोगों ने, यस क्योंकि सर। वर्क के बारे में पूछेंगे तो आप लोगों को डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन करना है इसके बारे में, ऐसे नहीं चलेगा। कोई भी टॉपिक को आप करते हो तो उसके डायग्राम के साथ उसको रिप्रेजेंट करो। अब आगे देखो, अब अपन करते हैं कि वर्क तीन प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। वर्क तीन प्रकार के होते हैं, एक है पॉजिटिव वर्क, एक है नेगेटिव वर्क, और तीसरा है जीरो वर्क, समझे। तो वर्क इज कैटेगराइज्ड इनटू थ्री पार्ट, पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क एंड जीरो वर्क। अब देखो, सबसे पहले अपन बात करते हैं पॉजिटिव वर्क। पहला है वर्क का टाइप पॉजिटिव वर्क। देखो कैसे, इसको मैं रब कर देता हूं। अब देखिए पॉजिटिव वर्क, वर्क का फॉर्मूला होता है, हाँ बोलो भाई क्या होता है, F इंटू एस इंटू cos थीटा, क्लियर, ये फॉर्मूला होता है। अब पॉजिटिव वर्क का मतलब क्या होता है कि जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में होता है, ठीक है ना, उसे हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव वर्क कहते हैं, ठीक है। यानी कि when the force applied force and displacement in object are in a same direction it's called positive work, क्लियर। कि जब वो ऐसा वर्क जिसके अंदर क्या होगा, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, वो क्या होगा, सेम डायरेक्शन में होगा, उसे हम क्या कहेंगे, पॉजिटिव वर्क कहते हैं। अब देखिए एग्जांपल, इसका डायग्राम में पूछते हैं, हाँ नहीं सर। तो देखिए डायग्राम क्या बनाओगे, डायग्राम क्या बनाओगे, सेम वही डायग्राम बनेगा, कैसे, ये हो जाएगा डायग्राम। अगर एग्जाम में पूछे तो आपको डायग्राम भी बना के दिखाना है। तो ये क्या है, F, ये फोर्स आपने अप्लाई किया, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, S, वेरी गुड, S, और यहाँ पर ये बॉक्स है वो पहुंच गया, ठीक है, बॉक्स कहां पहुंच गया, इतनी डिस्टेंस तक पहुंच गया। तो इसका मतलब अब आप देखो F और S के बीच में कितना एंगल है, थीटा, जीरो। थीटा डिग्री कितना है, जीरो, थीटा कितना है, जीरो डिग्री, जीरो डिग्री। तो ये जो है F और ये है S, तो एंगल कितना है, जीरो डिग्री। तो अब देखो W इज इक्वल टू F इंटू S इंटू cos जीरो डिग्री, और cos जीरो डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1। भाई साइन जीरो की वैल्यू कितनी होती है, जीरो, और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1। तो जो साइन 90 की वैल्यू होती है वो cos जीरो की वैल्यू होती है, और जो cos 90 की होती है वो साइन जीरो की, अपोजिट होते हैं एक दूसरे के। तो क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू F इंटू S। तो ये क्या हो गया, क्योंकि cos जीरो डिग्री इज इक्वल टू 1, क्लियर। हाँ भाई ऑनलाइन स्टूडेंट समझ में आ गया, यस सर। हाँ यासिका ध्रुवी, यस सर। यस सर। सर हाँ ये वाला जो आपने मतलब कोस थीटा वाला आपने जो फॉर्मूला करके दिखाया है, ये पॉजिटिव वर्क में ही डालेंगे ना।
हाँ ये पॉजिटिव है, अभी नेगेटिव का करूंगा मैं। ये तो पॉजिटिव वर्क में आएगा और एग्जांपल भी करने हैं पॉजिटिव वर्क में। हेलो हेलो, यस सर। हाँ अब देखो एग्जांपल क्या आ सकता है पॉजिटिव वर्क का। अब इतना चीज देखो, सबसे पहले वर्क, पॉजिटिव वर्क की डेफिनेशन, फिर उसके बाद में ये हाँ करके दिखाना है, फिर उसके बाद में एग्जांपल। जैसे एग्जांपल क्या क्या हो सकता है, पुशिंग द चेयर हो सकता है, नहीं हो सकता, पुशिंग द चेयर, लिफ्टिंग द वेट, जैसे कि कोई कुल्ली होता है वो क्या करता है, इधर देखो, सामान को सर पे रख के या हाथों में लेकर के और सीढ़ियों पे चढ़ता है। तो सीढ़ियों पे चढ़ता मतलब जिधर वो फोर्स लगा रहा है उधर ही डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, नहीं हो रहा, तो वो क्या है, क्या है वो पॉजिटिव वर्क। और क्या हो सकता है, किक द फुटबॉल, क्यों भी मुस्कान, सही है ना, यस सर। किक द फुटबॉल, जैसे एक फुटबॉल पड़ी है उस पर कोई खिलाड़ी कोई भी प्लेयर है वो किक मारेगा तो जिधर फोर्स लगाएगा उधर ही फुटबॉल जाएगी या नहीं जाएगी, तो क्या हो गया, किक द फुटबॉल। तो ये सारे के सारे एग्जांपल किसके आ जाएंगे, पॉजिटिव वर्क के आ जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा और भी एग्जांपल है, जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट है उसको आपने ऊपर से नीचे छोड़ा, ठीक है, उसको आपने क्या किया, ऊपर से नीचे की तरफ छोड़ा, तो उस पर कौन सा फोर्स लग रहा है, कोई भी ऑब्जेक्ट है भाई, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उस पर कौन सा फोर्स लग रहा है, F = mg, ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है, नहीं लग रहा, और किधर लग रहा है ग्रेविटेशन, अपवर्ड या डाउनवर्ड, डाउनवर्ड, ये नीचे की तरफ, तो ये डिस्प्लेसमेंट भी हुआ, तो इसका मतलब जिधर फोर्स लग रहा है उधर ही उस पे क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो ये भी क्या हुआ, पॉजिटिव वर्क हुआ या नहीं हुआ, आ गया समझ में, तो इसे कहते हैं पॉजिटिव वर्क। नेक्स्ट ये उतार लिया गया, नेक्स्ट है नेगेटिव। यस सर। हाँ सर आपने जो साइड वाला करवाया ना, F × mg, हाँ इधर सर कॉर्नर में। हाँ ये ना, हेलो। हाँ हाँ सर, एक बार ये वाला वापस बताओ। अरे एफ की वैल्यू होती है mg, F × mg। हाँ नहीं mg, f की का फॉर्मूला होता है f = mg, ये मैंने 9th क्लास में बताया था, और 9th क्लास में मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि ये फॉर्मूलाज आपके वापस काम में आएंगे 10th क्लास में, तो ये चीज आपको याद करनी पड़ेगी, f = mg होता है, क्लियर, ठीक है सर। हाँ क्योंकि ये बार-बार में काम आएगा, आप लोगों के कई बार काम आएगा, तो इसको याद ही करना पड़ेगा, f = mg होता ही है। और कैसे होता है, ये मैंने एक्सीलरेशन 9 के चैप्टर पे करवाया था पिछले साल। नेक्स्ट है नेगेटिव वर्क, देखिए अब नेगेटिव वर्क क्या होता है उसके बारे में देखो। नेगेटिव वर्क, जैसा कि फॉर्मूला क्या है, W = F × S cos थीटा, ये फॉर्मूला है कि नेगेटिव वर्क उसे कहते हैं कि जब फोर्स अप्लाई किया हुआ फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में हो, फोर्स आप यू अप्लाई कर रहे हो और डिस्प्लेसमेंट यू होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, नेगेटिव वर्क कहते हैं, क्लियर। तो नेगेटिव वर्क का मतलब क्या होता है कि that work in which applied force and displacement both are opposite direction, both are in opposite direction, it's called negative work, clear। तो नेगेटिव वर्क का मींस इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, when applied force and displacement both are in opposite direction, या exerted force and displacement both are in opposite direction, it's called negative force,
इसमें आप डायग्राम इस तरीके से बना सकते हो कि जैसे कि आपने फोर्स एफ जो अप्लाई किया तो डिस्प्लेसमेंट किधर होगा, इस साइड के अंदर। दोनों के दोनों क्या है, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, नेगेटिव वर्क कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे आप इधर देखो डेरिवेशन से कैसे प्रूव करोगे। अब बताओ दोनों के दोनों इधर फोर्स अप्लाई हो रहा है, इधर क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। कितने डिग्री का एंगल बना है, वेरी गुड, 180 डिग्री का एंगल बना। ठीक है, अब आगे देखो, इसका मतलब W इज इक्वल टू F इंटू S cos कितना, cos 180 डिग्री। अब बताओ cos 180 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है। ठीक है ना, ध्यान रखना cos 180 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है। तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, F इंटू S -1। और आपको पता कोई भी चीज को माइनस से मल्टीप्लाई करो उसको क्या करना चाहिए, माइनस। तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -F इंटू S। क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो कि cos 180 डिग्री इक्वल टू -1। ये हो गया आपका किसके बारे में, नेगेटिव। अब कोई एग्जांपल बताओ मुझे नेगेटिव वर्क का, बताओ भाई। वेरी गुड, सही है, बहुत अच्छा बताया कि पहला है ब्रेक। गाड़ी के अंदर जो ब्रेक लगाते हैं अपन वो किधर वर्क करते हैं भाई, मूवमेंट के अपोजिट करते हैं, नहीं करते। ठीक है, कि भाई गाड़ी यूज आ रही है और ब्रेक उसके अपोजिट फोर्स लगाएंगे तभी तो गाड़ी रुकेगी। सेकंड, फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, क्योंकि आपको बताया था ना पिछली बार फ्रिक्शन करवाया था कि जिधर आप फोर्स लगाओगे उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगता है, फ्रिक्शन फोर्स लगता है। और कोई मुस्कान बताओ भाई, बताइए। इसके अलावा देखिए और भी हो सकता है, बकेट। ठीक है, लिफ्टिंग द बकेट फिल विथ वाटर। जैसे कि पानी से भरी हुई बकेट को आप उठाते हो, तो उठाते हो तो फोर्स किधर लगा रहे हो आप भाई, एक चीज बताओ, आप फोर्स नहीं, कहने का मतलब है एक ये बकेट है, ठीक है, इसको आपने उठाया लेकिन वह बकेट तो नीचे फोर्स लगा रही है ना आपके। ठीक है, हमने फोर्स, हमारा फोर्स काउंट नहीं होगा, उस बकेट का फोर्स होगा, क्योंकि हमारा तो मूवमेंट काउंट हो रहा है। हमारा तो क्या काउंट हो रहा है, मूवमेंट काउंट हो रहा है। तो हमने उसको ऊपर की तरफ ले गए लेकिन उसका फोर्स किधर है, नीचे की साइड में। तो मूवमेंट हो रहा है ऊपर, फोर्स लग रहा है नीचे, तो बोथ आर इन ए अपोजिट डायरेक्शन। इसके अलावा बोलो, इसके अलावा और भी एक एग्जांपल जैसे कि, हाँ वेरी गुड, ऑब्जेक्ट थ्रो अपवर्ड साइड। ठीक है ना, अपोजिट द ग्रेविटेशनल फोर्स। जैसे कि यह ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को आपने फोर्स किधर लगाया, आपने भाई इसको आपने ऊपर की तरफ फेंका, तो यह मूवमेंट किधर हुआ, ऊपर की तरफ। इसका मूवमेंट ऊपर की तरफ जा रहा है लेकिन उस पर एक फोर्स काम कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स F इक्वल टू mg। तो इधर करेगा नीचे ही, तो दोनों के बीच में 180 डिग्री का एंगल बनाया, नहीं बना। ठीक है ना, तो ये क्या हो गया, नेगेटिव फोर्स का एग्जांपल हो गया। और कोई चीज, और कुछ एग्जांपल बोलो। इसके अलावा जैसे कि कोई खिलौना गाड़ी चल रही है, चाबी भर के छोड़ते हैं ना, तो उसको क्या किया आपने, रोका,
तो पैरों से अपन रोकते हैं, तो उसको रोकते हैं तो किधर फोर्स हम उधर लगाएंगे तभी तो वो रुकेगी। तो आप लोगों को खाली गिने चुने 2-3 एग्जांपल लिख देना। पहला, ठीक है, क्या थ्रो द ऑब्जेक्ट अपोजिट द ग्रेविटेशन फोर्स, ये डायग्राम बना देना। सेकंड आप क्या है, फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है, वर्किंग द ब्रेक ऑन व्हीकल, वर्किंग द ब्रेक ऑन व्हीकल ऑलवेज द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो ये 2-3 एग्जांपल आप लिख दोगे नंबर पूरे। फिर उसके बाद देखिए इसकी डेफिनेशन, ये इस तरीके से डेरिवेशन, ये डायग्राम इधर देखो डायग्राम, और फिर वो एग्जांपल, तब जाके नंबर मिलेंगे, इस नंबर नहीं मिलते। बुक के अंदर इस तरीके से नहीं लिखा हुआ, तभी मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, यहाँ पर मैं आप लोगों को एकदम सिस्टमेटिक करवा रहा हूँ इसीलिए। ये आ गया समझ में? नेक्स्ट है वो, हाँ सुनते भी है। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट जीरो वर्क, ठीक है, नेक्स्ट है जीरो वर्क। नेक्स्ट है जीरो वर्क। ये है भी इंपॉर्टेंट। अब ध्यान से समझो, जीरो वर्क क्या होता है। थर्ड पर है जीरो वर्क। हाँ भाई, जीरो वर्क की क्या डेफिनेशन हो सकती है? जिसके अंदर फोर्स और लगता ही नहीं है शायद। क्या क्या क्या? देखो, when any component of work, when any component of force is acting on any object, is acting on any object, ठीक है, but there is no displacement, is called zero work। नहीं समझ में आएगा? जैसे ऐसे समझ लो कि मान लो कि हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन उसमें डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा, तो एस क्या हो गया? जीरो। और आपको पता है कि जीरो जब इनसे मल्टीप्लाई होगा तो इनको भी क्या कर देगा? जीरो कर देगा। तो वो क्या हुआ? जीरो वर्क। क्लियर? या फिर कोई ऑब्जेक्ट है, उसमें मूवमेंट हो रहा है, उसमें क्या हो रहा है? मूवमेंट हो रहा है, लेकिन वर्क नहीं हो रहा है, ये फोर्स नहीं लग रहा है, ठीक है, तो फोर्स की वैल्यू क्या है? जीरो है। तो फोर्स की वैल्यू जीरो है, तो बाकी की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो होगी या नहीं होगी? तो वो भी क्या हो जाएगा? तो वर्क क्या हो जाएगा? जीरो। क्लियर? तो इसे हम क्या कहते हैं? जीरो। तो देखिए, दैट वर्क when the component of force is acting on the object but there is no displacement, it's called zero work। क्लियर? अब एग्जांपल बताओ मुझे कोई। चलो ऐसा एग्जांपल बताओ, जैसे कि अपन इस तरीके से करते हैं कि जब s की वैल्यू जीरो हो, यानी हमने जब फोर्स अप्लाई किया लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं हो, भाई यही तो कंडीशन हो सकती है, ठीक है ना? 3 कंडीशन हो सकती है जीरो वर्क की। अब क्या क्या कंडीशन है? पहली है s जीरो, डिस्प्लेसमेंट जीरो, फोर्स हम लगा रहे हैं लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा। बताओ कोई एग्जांपल। नहीं, वॉल को ही कर लो ना, पुशिंग द वॉल, कि जब हम दीवार को पुश कर रहे हैं, हमने पूरे के पूरे जोर लगा करके दीवार पर अपना पूरा फोर्स लगा रखा है, तो क्या दीवार पुश होगी? मूवमेंट होगा? नहीं होगा। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? s की वैल्यू क्या होगी? जीरो। तो w की वैल्यू क्या हो जाएगा? f इंटू जीरो इंटू cos थीटा। तो w बराबर क्या हो गया? जीरो। वर्क क्या हो गया? जीरो। क्लियर? और सेकंड ऐसी कंडीशन देखें कि जब हम फोर्स जीरो है, फोर्स की वैल्यू क्या है? जीरो, और मूवमेंट हो रहा है, तो बताओ वर्क क्या होगा? जीरो।
ऐसा बताओ। अब चलो वैसे एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि मूविंग द अर्थ अराउंड द सन, मूविंग द अर्थ अराउंड द सन। कैसे? देखो ये क्या है? सन, और ये क्या है? अर्थ। तो यह अर्थ, जब आपको पता है इस पर दो प्रकार के फोर्स काम करते हैं, सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल, दोनों इक्वल होते हैं तो इसलिए, और अपोजिट होते हैं, तो फोर्स की वैल्यू क्या होगी? जीरो। फोर्स की वैल्यू क्या होगी? जीरो। हुई या नहीं हुई? हो जाएगी ना। तो फोर्स की वैल्यू जीरो हो गई तो वर्क क्या हो गया? जीरो। क्या समझ में? इसी प्रकार से मूविंग द प्लेनेट अराउंड द सन ये हो गया, या मूविंग द सैटेलाइट अराउंड द अर्थ, ये भी हो सकता है। हेलो, हाँ, कोई पूछ रहे हो क्या? नहीं सर। अच्छा, इसके अलावा और है कि ऐसे समझ सकते हो कि कोई कुल्ली है, वो एक सामान लेकर के, कुल्ली देखा होगा आपने, सामान दिया हुआ है कोई भी लगे और वो चल रहा है, किस पर? हॉरिजॉन्टली चल रहा है, तो वर्क की वैल्यू क्या होगी? जीरो होगी। अब बताओ कैसे भाई? है? अच्छा चलो, एक कुल्ली है, वो किसी प्लेटफॉर्म पर सामान लेके खड़ा है, तो वर्क की वैल्यू क्या होगी? जीरो, क्योंकि उसने फोर्स तो लगा रखा है, लेकिन एस डिस्प्लेसमेंट हो रहा है क्या? क्योंकि वह खड़ा है केवल, और खड़ा होने के कारण उसमें एस की वैल्यू क्या होगी? जीरो। दूसरी चीज, अगर कोई कुल्ली लगेज को लेकर के हॉरिजॉन्टली चल रहा है, उस समय भी क्या होगा? वर्क जीरो होगा। कैसे भाई? कैसे जीरो कैसे हुआ बताओ? उसमें डिस्प्लेसमेंट ही हो रहा है, फोर्स तो लगा ही नहीं। फोर्स तो लग रहा है ना भाई, लगेज का फोर्स नहीं लग रहा है क्या? हाँ। अरे भाई, लगेज है भारी, मान लो 20 किलो का लगेज है, तो 20 किलो, 20 न्यूटन, 20 न्यूटन फोर्स लग रहा नहीं लग रहा? और वो चल भी रहा लग रहा है, है। फिर वर्क की वैल्यू जीरो कैसे हुई? ना ना, सब और करने से मतलब नहीं। अब देखो कैसे, देखिए कैसे है ये बताता हूँ। ये एक कोई कुल्ली है, देखो इधर, ठीक है, और इसमें कोई सामान, ये सामान सब पर लिया हुआ है, तो लगेज एच किधर लग रहा है? इधर लग रहा है, नहीं लग रहा? एच। और ये चल किधर रहा है? इधर, इधर चल रहा है डिस्प्लेसमेंट, इसके बीच में कितना एंगल बना? 90 डिग्री। तो देखो, और cos 90 डिग्री इक्वल टू क्या होगा? जीरो। जीरो। तो W इक्वल टू एस cos 90 डिग्री, और cos 90 डिग्री जीरो, क्या हो जाएगा? वर्क इज इक्वल टू जीरो। इसे कहते हैं जीरो वर्क। आ गया क्या समझ में? ये हो गया यस सर। आज ही आ गया समझ में? और मुस्कान, यस सर। समझ में आ गया क्या? हेलो। मुस्कान समझ में आ गया? हाँ यस सर। पलक, यस सर। रूबी, यासिका, यस सर। कुछ पूछना है क्या? हाँ सर, आपने बताया कि जीरो वर्क में तीन अलग अलग चीजें अप्लाई होती है, तो उन तीनों को अलग अलग डिफाइन करना होगा क्या फिर? पॉइंट वाइज करते ना, ठीक है पॉइंट सर। वाइज करते ना, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे पॉइंट वाइज करते ना आप लोग। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, देखो जैसे कि ये है, ये किधर जा रहा है? किधर जा रहा है ना, तो ऐसे देखा जाए तो इधर जा रहा है, और इसके साथ अट्रैक्शन फोर्स इधर है, तो 90 डिग्री बन रहा है, नहीं बन रहा? भाई Yes, ये sir. ऑब्जेक्ट है, इसके साथ भी 90 डिग्री बन रहा नहीं बन रहा? इसका डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है और फोर्स किधर लग रहा है? इधर, तो 90 डिग्री बन रहा है ना, तो भी वर्क ऐसे भी लिख सकते हो, वर्क क्या है? जीरो। तो इसे कहते हैं जीरो वर्क। क्लियर? Yes, sir. हाँ भाई, अब बताओ, यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है क्या?
हाँ मुस्कान, यस सर। कुछ पूछना है? नहीं सर। चलो फिर अग्रीमेंट लिख लिया हो तो बेटा दो ये चीज। यस सर। ओके देखिए अब है यूनिट ऑफ वर्क। अब ध्यान से समझो, अब है यूनिट ऑफ वर्क। नेक्स्ट टॉपिक है यूनिट ऑफ वर्क। यूनिट ऑफ वर्क तो देखिए आपको पता है वर्क इक्वल टू क्या होता है, एफ इनटू एच, वर्क इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क इज इक्वल टू फोर्स की क्या होती है न्यूटन, क्या होती है न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट की क्या होती है मीटर, न्यूटन इनटू मीटर है, ठीक है, न्यूटन इनटू मीटर। तो इस तरीके से आप क्या लिख सकते हो, वर्क की यूनिट क्या होती है न्यूटन इनटू मीटर, और इसको कंबाइंड रूप से क्या बोलते हैं जूल, ठीक है, इसको कंबाइंड रूप से बोलते हैं जूल। तो वर्क की जो यूनिट होती है वो क्या होती है जूल, यानी ये होती है। क्लियर? वर्क की जो यूनिट होती है वो क्या होगी जूल होती है, ठीक है। जैसे फोर्स की क्या होती है, फोर्स की होती है ना एमजी, यानी मीटर पर सेकंड स्क्वायर या न्यूटन, कंबाइंड रूप से उसको बोलते हैं न्यूटन। इसी प्रकार से वर्क की जो यूनिट आपको क्या काम में लेनी है, जूल ही काम में जूल। लेनी है। आ गया समझ में? यस सर। हाँ अब देखो वर्क की अब छोटी यूनिट भी, जैसे कि आप ऐसे समझ लो कि जैसे डिस्टेंस है, डिस्टेंस की बड़ी यूनिट क्या होती है किलोमीटर। भाई अगर बड़ी डिस्टेंस मापते हैं तो किसमें मापते हैं किलोमीटर में। इसी प्रकार से बड़ा काम करते हैं ना, ज्यादा मेहनत काम करते हैं, ज्यादा वर्क करते हैं तो उसे, ठीक है, अगर ज्यादा वर्क करेंगे तो किसमें मापेंगे जूल में। लेकिन अगर हल्का सा वर्क करेंगे तो उसकी छोटी यूनिट तो होनी चाहिए, ठीक है। तो उसकी जो छोटी यूनिट होती है उसे कहते हैं अर्ग। क्या कहते हैं उसे, अर्ग। अब वो देखो कैसे, वर्क W इक्वल टू न्यूटन, ठीक है, न्यूटन इनटू मीटर है ना, तो न्यूटन की छोटी यूनिट क्या होती है डाइन, क्या होती है डाइन, और मीटर की क्या होती है सेंटीमीटर, मीटर की क्या होती है सेंटीमीटर। तो डाइन इनटू सेंटीमीटर इक्वल टू आर। क्लियर? तो आप क्या लिख सकते हो, नहीं सर। हाँ तो नहीं वर्क आया। छोटी यूनिट क्या होती है अर्ग, और बड़ी यूनिट देखो, बड़ी यूनिट क्या होती है न्यूटन इनटू मीटर इक्वल टू जूल। तो बड़ी यूनिट होती है जूल और छोटी यूनिट क्या होती है अर्ग होती है। क्लियर? इसको आप ऐसे समझ लो, देखो ये उदाहरण फिर आगे और बताता हूं, ये उदाहरण पहले कि एक जूल के अंदर कितने अर्ग होते हैं अपन ये देखते हैं। जैसे कि एक मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं ना, तो इसी प्रकार से एक जूल में कितने अर्ग होते हैं वो देखते हैं। तो देखो W इक्वल टू क्या होता है न्यूटन इनटू मीटर, ये तो होता होगा। तो अब देखिए W इक्वल टू न्यूटन इनटू, तो न्यूटन की क्या होती है एक न्यूटन की क्या होती है छोटी यूनिट टाइम, क्या होती है इसकी टाइम, और मीटर की क्या होती है सेंटीमीटर। सेंटीमीटर। अब देखो एक न्यूटन यानी कितने डायल होते हैं, एक न्यूटन यानी कितने डायल होते हैं 10 की पावर 5 डायल, कितने होते हैं 10 की पावर 5 डायल होते हैं। और एक मीटर यानी कितने सेंटीमीटर होते हैं 100, ठीक है, 100 होते हैं तो 100 को 10 की पावर 2 नहीं लिख सकते क्या, लिख सकते हैं। तो 10 की पावर 2 सेंटीमीटर। अब बताओ इसको मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, पावर हमेशा जुड़ती है
मल्टीप्लाई नहीं होती तो क्या होगा 7, तो इसका मतलब अर्थ ये तो किसका था जूल का था जूल ठीक है तो जूल बराबर क्या जाएगा 10 की पावर 7 और आपको पता है डाइन इनटू सेंटी बराबर मीटर बराबर क्या होता है अर्ग होता है नहीं होता ये तो होता होगा तो 10 की पावर 7 तो जूल बराबर 1 जूल बराबर क्या होगा 10 की पावर 7 अर्ग जूल दे और एक और बता दो एनर्जी की भी यूनिट होती है ना वो जूल ही होती है एनर्जी की यूनिट भी जूल ही होती है और एक ही चीज होती है वर्क और एनर्जी ना वो लेकिन है नहीं और तो लेकिन थोड़ा सा बता दूंगा एनर्जी के बारे में आपको ठीक है ना एक क्लास के अंदर थोड़ा सा एनर्जी को भी एक्सप्लेन डिटेल में देखो तो खास खास चीजें यहाँ तक हो गया हाँ भाई समझ में आ गया हेलो ऑनलाइन यस सर। यस सर। अब देखो अब एक क्वेश्चन पूछते हैं कई बार डिफाइन 1 जूल ठीक है अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि डिफाइन 1 जूल वर्क तो क्वेश्चन लिख दो डिफाइन 1 जूल वर्क अब हो गई दिक्कत यार अपन इतना तो पढ़ लिया ये क्वेश्चन तो घुमा के बोल रहा हूँ आप लोगों को कि डिफाइन 1 जूल वर्क अब बताओ कि 1 जूल वर्क को कैसे डिफाइन करोगे बताओ भाई हाँ तो इसकी डेफिनेशन बताओ बोलो क्या तो देखो इसको कैसे डिफाइन करोगे मैं लिखा देता हूँ क्वेश्चन लिख लो डिफाइन 1 जूल वर्क तो देखो इसको डिफाइन करने के लिए सबसे पहले आप इस तरीके से लिखो देखो W इक्वल टू क्या होता है F इनटू S क्लियर अब देखो इधर यदि इफ F इक्वल टू 1 न्यूटन ये तो होता है 1 न्यूटन फोर्स लगाए और S इक्वल टू क्या होता है 1 मीटर तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 न्यूटन इनटू 1 मीटर और इसको मल्टीप्लाई करो क्या आएगा और आपको पता है न्यूटन इनटू मीटर बराबर क्या होता है जूल ये तो होता है और डाइन और सेंटीमीटर बराबर अर्ग तो न्यूटन और मीटर इनटू मीटर ही निकाल के लिख सकते हो जूल ये तो लिखोगे तो क्या हो जाएगा 1 को 1 से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आएगा 1 जूल तो 1 इक्वल टू क्या आ गया 1 जूल ये उतार दो फिर मैं आपको इसकी डेफिनेशन बताता हूं ऑनलाइन स्टूडेंट उतार लो ये फिर आपको डेफिनेशन बताता हूं मैं उतार लिया तो लिखो यस सर। लिखो इफ on applying a force if on applying a force of 1 newton the object if on applying a force 1 newton yani 1 n the object gets displaced the object gets displaced by 1 meter 1 m लिखते हैं ना 1 meter in the direction of force in the direction of force कॉमा लगा के लिखो the work done is said to be the work done is said to be 1 joule the work done is said to be 1 joule कर
हाँ अर्ग नहीं, ये तो अलग है, ये तो छोटी यूनिट है। ये मैंने इस क्वेश्चन का आंसर लिखा है डिफाइन वन वर्क को, डिफाइन वन जूल वर्क, ठीक है ना, डिफाइन वन जूल वर्क, ठीक है। हाँ भाई स्टूडेंट्स, ओके। यस सर। हाँ कल थोड़ा 5 मिनट पहले आ जाएगा, ऑनलाइन कभी टाइम मिलता तो थोड़ा 5 मिनट पहले ले लेके क्लास ना। 10:40 पे क्या सर? हाँ 10:40 या थोड़ा सा 40 पर ही देख लिया करो मोबाइल को ना। ओके सर। हाँ और दूसरी अब स्कूल आना स्टार्ट कर दो। हेलो।